ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गॉसेस लॉ। ऑलराइट, गॉसेस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे। ऑलराइट, तो गॉसेस लॉ बेसिकली क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको, फिर मैं बताऊंगा कि उसको यूज़ कैसे करना है, उससे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपन और थ्योरेटिकल कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग्स में दे दूंगा। आप मैं जिस सीक्वेंस से बता रहा हूँ आई थिंक उसमें समझना काफ़ी ठीक रहेगा, तो आपको मैं कुछ इस तरह से समझाता हूँ। तो गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। वो बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप सोचोगे कि ये क्या चीज़ है, बताता हूँ क्या चीज़ है, घबराओ मत। और यहाँ पे Q एनक्लोज लिख देते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला होगा। इसका मतलब क्या होता है, तो इसके अंदर तीन टर्म्स आ रही हैं, एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज और फाई। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ये आप लोगों को पता है, मैंने बताया था। Q एनक्लोज कहीं ना कहीं कोई चार्ज होगा, तो वो हम देख लेते हैं कि चार्ज की वैल्यू होगी, तो वो हम आगे देखेंगे। और फाई क्या है, अब फाई क्या होता है वो देखते हैं। तो फाई होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कुछ भी नहीं बता रही होती है, ये बता रही होती है कि आपके पास जैसे कोई सरफेस है डी एस। ऑलराइट, डी एस आपके पास कोई सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया एरिया तो स्केलर होता है, एरिया वेक्टर कब से हो गया, एरिया की क्या डायरेक्शन होती है, तो बताएंगे। और तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ जा रही है ई वेक्टर। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया डी एस इज ई डॉट डी एस। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है फ्लक्स, आपकी डॉट प्रोडक्ट लेके आती है तो स्केलर क्वांटिटी होगी। इतना समझ गए सब लोग, तो ये हो जाएगा आपका फ्लक्स का मतलब। अगर आपके पास कोई एक्सटेंडेड सरफेस है, ठीक है, जैसे ये बहुत बड़ा कोई सरफेस होता, बहुत बड़ा सा कोई सरफेस है, अपन वहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, छोटा सा एरिया ds लेंगे और वहाँ पे अपन ई डॉट डी एस लेके उसका इंटीग्रल निकाल देंगे। ऑलराइट, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा। अब यहाँ पे दो तीन और बातें कि ये फ्लक्स बता क्या रहा है, वो सब बातें बताते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो कि आप एक रिंग लो, ठीक है, एक रिंग, और उसके बीच में नहीं ऐसे नहीं, अपन ऐसा देखते हैं ना कि तुम्हारे पास जैसे एक पानी का होस है, ठीक है, इसमें पानी फ्लो हो रहा है ऐसे तुम्हारा, और पानी इस तरह से बाहर आ रहा है। तो ये जो पानी है बाहर आ रहा है ना, तो ये इसका भी एक फ्लक्स आप डिफाइन कर सकते हो। फ्लक्स बेसिकली ये बता रहा है कि यार कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रही है एक एरिया के थ्रू। जैसे देखो कि अब जैसे ये अपना एरिया, इसमें अगर जैसे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाए तो 3 इसका फ्लक्स फॉर एग्जांपल हो गया, अगर 5 जाए तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा होता है कि यार आपके एक एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डेंस है। इस तरह का अपन एक कोरिलेशन रफली बोल सकते हैं, रफली बात कर रहा हूँ, इसका प्योर इंटरप्रिटेशन सॉलिड एंगल्स वगैरह के थ्रू आता है, जो अगर आपको जाना हो तो एच सी वर्मा में पढ़ सकते हो। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं थी, अपन को निकालना आना चाहिए और एक रफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अब ऐसे समझो कि यार अपने पास जैसे ये होस है, ठीक है, तो अपन इससे जैसे पानी डाले जा रहे हैं कहीं बहुत बड़े एरिया में, ठीक है, इस तरह से पानी जा रहा है। अब यहाँ पे अगर अपन एक रबर रिंग लेके खड़े हो जाए तो इसमें से बहुत सारा पानी निकलेगा एकदम परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द वाटर। तो पानी अगर ऐसे ऐसे जा रहा है और आपने रिंग ऐसे लगा दी तो बहुत सारा पानी जाएगा। अब मैंने इस रिंग को ऐसे रोटेट कर दिया, तो अब इसमें से कोई पानी जाएगा क्या। अब ऐसी बातें मत करना मेरे भाई कि है ना ऐसे ऐसे भैया चला जाएगा, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आज्यूम करो कि पानी आपका एकदम स्ट्रेट ऐसे जा रहा है, तो अगर पानी एकदम स्ट्रेट जा रहा है और मैं रिंग ऐसे रख देता हूँ और पानी ऐसे ऊपर से निकल जाएगा, उसमें से कुछ भी नहीं जाएगा, तो यहाँ हम कहेंगे क्या कि फ्लक्स आपका जीरो हो गया है ना, यानी पानी अंदर से नहीं जा रहा है। तो अगर ये पानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती तो ये बता रहा है आपका क्वांटिटी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया से पास हो रही है। ऑलराइट, अब ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है मैं बताता हूँ। तो तुम्हारे पास जैसे कोई स्मॉल एरिया है ds जो इस प्लेन में लाई करते हैं, तो इस प्लेन का जो आउटर नॉर्मल है वो उसका वेक्टर का डायरेक्शन बता दिया जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपका एरिया ds है तो ds वेक्टर इसके परपेंडिकुलर जाएगा बाहर की तरफ। अब बाहर का डेफिनेशन क्या है वो यार कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपनी सरफेस है और अपन इसको कंसिडर करते हैं, तो इसका ds वेक्टर बाहर की तरफ लेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल, तो बाहर यहाँ पे वहाँ है, इतना तो पता चल रहा है ना, बाहर मतलब बाहर की साइड, तो उस तरफ अपन इसका एरिया वेक्टर लेते हैं ds वेक्टर। ऑलराइट, इतना अपन समझ गए। तो अभी तक अपन ने ये देखा कि यार ई वेक्टर क्या होता है, ds वेक्टर क्या होता है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या है, तो जैसे तुम्हारा एरिया ये था, इसका ds वेक्टर इधर होगा। अब आपकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है पूरी की पूरी ऐसे, तो फ्लक्स इसमें कुछ हो रहा है क्या, इस एरिया के थ्रू किसी भी तरह का इंटरसेक्शन हो रहा है फील्ड का, नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब है कि इसके थ्रू फ्लक्स जीरो होना चाहिए। और अब आप फॉर्मूले में डाल के देखो, ds वेक्टर ऊपर है, ई वेक्टर इधर है, यानी 90 डिग्री इनके बीच में एंगल है, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, जो जस्टिफाइड भी है। अब अगर ये एकदम पैरेलल टू द फील्ड रखी हुई है इसकी, जैसे ऐसे रखा हुआ है ये कि सारे फील्ड लाइंस कट कर रही हैं, तो ये एकदम 0 डिग्री पे है ds वेक्टर के साथ,
तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा फ्लक्स का। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग, जो आप वापस से उस एग्जांपल से देख सकते हो, मैंने बताया था वाटरिंग वाले एग्जांपल से, है ना। अब अपन बात करते हैं, अपन फ्लक्स समझ गए। अब अपन को जैसे एक बड़ी बॉडी का फ्लक्स निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक स्फेयर है ना, ये अपने पास एक स्फेयर है और इसमें या जैसे अपन ऐसे देखते हैं, अपने पास जैसे एक चार्ज यहाँ पे क्यू पड़ा हुआ है और अपन को आर डिस्टेंस पे फ्लक्स निकालना है। ठीक है, आर डिस्टेंस का एक स्फेयर है, इस चार्ज क्यू के अराउंड आर डिस्टेंस का एक आर रेडियस का एक स्फेयर बना हुआ है, समझ रहे हो। हमको बोला है कि स्फेयर के सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक एरिया को कंसिडर करेंगे डी एस वेक्टर और यहाँ पे अपन निकालेंगे कि ई वेक्टर कितना है। तो ई वेक्टर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप मतलब आर वेक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए यार, ये डायरेक्शन वेक्टर्स वगैरह क्या होते हैं ना, थोड़ा सोचो इनके बारे में, समझ में आएगा। आर कैप क्या बता रहा है कि आपके रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग ही मैंने ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड, और है भी बताया था ना मैंने आपको, ऐसी होती इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की। अब यहाँ पे आपने कोई डीएस वेक्टर कंसिडर किया, तो डीएस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, वापस से आर कैप के अलॉन्ग। ठीक है, समझ गए इतना। अब आर कैप डॉट आर कैप क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 है और इनकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। तो ये अपनी आ गई डी फाई वेक्टर, सॉरी है ना, डी फाई की वैल्यू इतनी आ गई अपनी, वेक्टर तो होता ही नहीं है फाई, तो डी फाई अपने पास इतना आ गया। इतना समझ गए, मैंने कुछ भी नहीं किया, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कर दिया है। अब अपन को इसको इंटीग्रेट करना है। अब के आपका कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, क्योंकि अपन एक फिक्स रेडियस आर पे निकाल रहे हैं, फ्लक्स कितना होगा। तो के क्यू बाय आर नीचे बाहर आ गया और डी एस अंदर बचा। अब डी एस जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका इस पूरे स्फेयर का एरिया कितना होगा, वो 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया फ्लक्स आपका। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब अगर आप ध्यान से देखो तो के की वैल्यू क्या थी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ऊपर था नीचे आर स्क्वायर था इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो अब अगर अपन इसको कैलकुलेट करके देखें तो आप ध्यान से देखो मेरे भाई, आंसर आ गया क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अरे यार ये तो हमने यहाँ पे लिखा था ऐसे ही कुछ। तो हमने देखा कि हमने इस पॉइंट चार्ज का आर डिस्टेंस पे हमने फ्लक्स निकाला तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट आ गया, और अपने ये तो फॉर्मूला देखा था। तो अब तुम समझ गए फ्लक्स क्या होता है, और हमने थोड़ा मोटिवेशन भी दे दिया है कि ये कैसे आया। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इक्वेशन क्या है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर तुमने कोई सा भी दुनिया में सरफेस ले रखा है, कोई सा भी अगड़म बगड़म बू कुछ भी सरफेस हो सकता है, वो बस क्लोज्ड होना चाहिए, सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब कि खुला नहीं होना चाहिए। जैसे एक पॉट नहीं होना चाहिए, जैसे पॉट हो गया, पॉट के ऊपर क्या ढक्कन होता है, ढक्कन को निकाल दो तो वो एक खुला सरफेस हो गया, मतलब उसके अंदर तुम जा सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अपन और कौन सा क्लोज्ड ओपन सरफेस हो सकता है, जैसे कटा हुआ स्फेयर है, हेमिस्फीयर है, एक बॉल है, बॉल के अंदर आप हाथ डाल के कुछ कर सकते हो, तो वो एक ओपन सरफेस है, मतलब क्लोज सरफेस नहीं है ये। अब इस चीज़ का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है, मैथमेटिकल, जो आप होगे एचसीआर में पढ़ सकते हो, उसको हम सॉलिड एंगल वगैरह से देखते हैं, बट वो आउट ऑफ द सिलेबस टाइप चीज़ है, तो अभी उसमें नहीं घुसेंगे। ओपन सरफेस क्लोज सरफेस या समझ में आ जाता है आपको, आई गेस, कि फॉर एग्जांपल एक पूरी फुटबॉल है, वो एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर आप जा नहीं सकते, बॉल एक ओपन सरफेस है, वैसा कुछ है ना। तो ये आपका ओपन सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है। तो गॉस लॉ क्लोज सरफेस पे लगता है। एक क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्जेस अपने पास बहुत सारे हैं, सच दैट कि उन सारे चार्जेस का जो सम है वो क्यू एनक्लोज्ड अपन उसको कह रहे हैं, तो इस सरफेस के इनसाइड, इस सरफेस के इनसाइड जितना भी चार्ज है उसको हमने क्यू एनक्लोज मान लिया, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि इस सरफेस के थ्रू जितना भी फ्लक्स होगा ना, अब देखो क्यू एनक्लोज्ड है तो यानी कुछ तो फील्ड होगी इसके अंदर, ऐसी अजीबोगरीब सी होगी कि नहीं होगी। हम बोलते हैं कि वो जो फ्लक्स होता है वो होता है आपका क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें बाहर वाले चार्जेस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, अपन चलो मैं बाद में बताऊंगा, तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अब ये होगी क्यू एनक्लोज्ड की बात, है ना। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है कुछ स्पेसिफिक सर्फेसेस के लिए काफ़ी प्रोमिनेंटली यूज़ किया जाता है ना। तो ये जो फाई है इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी लिख दी जाती है। अब आप बोलोगे कि भैया ये क्या है, गोल गोल क्या बना दिया आपने। तो ये गोल गोल कुछ भी नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन करनी है आपको पूरे सरफेस पे करनी है। पूरे सरफेस पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ्लक्स पूरे सरफेस पे निकालनी, क्योंकि क्लोज सरफेस है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये गोला नहीं लगाता ना, इसका मतलब ये था कि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ, मैंने बताया नहीं कि लिमिट क्या है, लेकिन ये गोला लगा देते हैं, इसका ये मतलब होता है कि इसकी लिमिट ऑल ओवर द सर्फेस, यानी तुम्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे सर्फेस पे तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 3 डायमेंशंस में कि क्या आपका ये है। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बोला अब तक, है ना। अब तक क्या बोला वापस बताता हूँ। मैंने बताया तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है, फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एन, अब इसका मतलब क्या होता है, आपके पास कोई भी सरफेस है, सरफेस का मतलब कुछ भी नहीं होता है, बस एक कोई ऑब्जेक्ट है ना, या कोई इमेजिनरी बाउंड्री है।
जैसे एक स्फेयर तुमने हवा में ऐसे ही सोच लिया, अगर ये स्फेयर है, ये क्यूब है, ऐसा सोच लिया बस, उसको सरफेस बोल दिया गया है ना। और उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है टोटल, प्लस माइनस सब करके वो क्यू एनक्लोज्ड है, जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो हम ये बोले कि सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा ना, सारे चार्जेस का मिला के, अब बाहर भी आपकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, कुछ भी हो रहा हो, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही इसका फ्लक्स होगा जो बाहर जा रहा है। ये विधि का विधान है। ऑलराइट, अब ये फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स ये होता है कि आपने उस सरफेस के हर छोटे एरिया वेक्टर को देखा, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, एरिया वेक्टर क्या होता है मैंने बताया था, और उसको पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर दिया, वो आपका फ्लक्स होता है। इतना समझ गए अब तक? अब इस चीज़ का एप्लीकेशन क्या है और अपने क्यों एनक्लोज को क्यों गिना ये भी देख लेते हैं। तो अगर जैसे आपके पास यहाँ कोई चार्ज होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ऐसी कुछ जाएगी। अब तुम अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अंदर आ रही है, यहाँ बाहर जा रही है, यहाँ अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, यहाँ अंदर आ रही है या बाहर जा रही है। तो ये नेट आपका जो सरफेस है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है फ्लक्स में, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है कि यार आपका कोई सरफेस है उसमें कितनी चीज़ अंदर जा रही है या बाहर आ रही है। अब इसमें अंदर जाके वापस बाहर आ गई, देखो अंदर घुसी और बाहर आ गई, है ना। तो नेट कंट्रीब्यूशन कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम वापस अंदर जाके बाहर ही आ गए। अब ये चीज़ एक बार में शायद समझ में नहीं आई होगी, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, बट आपको अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन और देखना है तो वापस से आप HCR में देख सकते हो, वहाँ पे सॉलिड एंगल वगैरह से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ है, बट ये एक रफ एक्सप्लेनेशन है कि जो अंदर जा रहा है वो बाहर आ रहा है। अब जैसे तुम क्यू एनक्लोज की बात करो ना, तो इसमें केवल बाहर ही जा रहा है सब माल, देखो अंदर कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, लेकिन बाहर वाले में अंदर जाके वापस बाहर आ रहा है, इसलिए फ्लक्स काउंट नहीं हो रहा है आपका फाइनली, ठीक है। समझ गए इतना अपन लोग? अब इसका एप्लीकेशन क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। 99.999% केसेस में या और ज़्यादा एक्चुअली वो कैलकुलेटेबल भी नहीं है जो नंबर मैं कह रहा हूँ, ये फालतू फॉर्मूला है एकदम, लेकिन जब आपकी सिमेट्री होती है ना चीज़ में तब ये इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं कि अपन कुछ डेरिवेशन करके देखते हैं। पहला अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये आपका कॉलम्स लॉ हो गया। तो अपन ने एक चार्ज क्यू लिया, उसके चारों ओर अपन ने एक आर रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस कंस्ट्रक्ट किया दिमाग में सोच के ही। मैं कॉलम्स फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ गॉस लॉ से, है ना। हमने दिमाग में सोचा कि यार आर डिस्टेंस पे चलो एक स्फेयर मान लेते हैं। हमने यहाँ पे गॉस लॉ लगाया। गॉस लॉ क्या कहता है? इस स्फेयर के ऊपर ईडीएस करेंगे वो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। समझ गए इतना? अब ईडीएस लगाते हैं तो यहाँ पे देखो आपके ई कितना है इस जगह पे, के क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, और डीएस वेक्टर कितना है आपका, जो भी यहाँ पे डीएस है आर कैप, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ये वाली साइड। इधर क्या आएगा आपका क्यू एनक्लोज कितना है क्यू, और नीचे कितना है एप्सिलॉन नॉट। ओ ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी ई तो उनको डिराइव करना था, है ना। तो ई जैसे तुम्हारा यहाँ पे डी ई है और यहाँ पे तुमने डी एस वेक्टर जैसे कुछ ले रखा है यहाँ पे छोटा सा, है ना, डी एस वेक्टर आर कैप जैसे तुमने कर रखा है। अब देखो अपन इसको हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ जो बच्चे सोचेंगे कि भैया यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट जैसे हो रहा है तो आपको क्या पता एक की डायरेक्शन क्या है, तो वो सिमेट्री आर्गुमेंट से आएगी। तो आप ये सोचो कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं उसका एक रेडियल कंपोनेंट है और एक इस तरफ कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ब्रेक कर लिया अपने, और कुछ भी नहीं सोचा है। हमने बोला कि इसका रेडियल के अलावा कई और कंपोनेंट जैसे कुछ भी है किसी भी डायरेक्शन में, जैसे ये है। तो हम अब क्या करेंगे, इस सरफेस को हम रोटेट कर देंगे, थोड़ा सा इमेजिनरी सरफेस को रोटेट कर देंगे। समझ गए इतना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर हमने सरफेस को रोटेट किया तो ये जो वेक्टर ये घूम जाना चाहिए था। अगर जैसे अपने इसी एक्सिस के लॉन्ग रोटेट किया तो ये घूम के ऐसे आ जाना चाहिए था, लेकिन चार्ज तो हमारा अभी भी वही का वही है, क्यू ही है, एक ही चार्ज है अभी भी अपने पास, है ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेशन पे अलग अलग आ रही है जबकि चार्ज बिल्कुल सेम है, ये तो गलत हो गया ना। तो यानी सिमेट्री आर्गुमेंट से अपन कह सकते हैं कि इसका यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ये सीधा ही जा रहा होगा, क्योंकि अगर यहाँ कोई कंपोनेंट है रोटेशन करने पर देखो ये इधर उधर हो रहा है, जबकि चार्ज कन्फिग्रेशन अभी भी सेम है। मतलब सेम चार्ज अरेंजमेंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम आती है, ऐसा एक आप सोच सकते हो, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बाहर की तरफ ही जा रही होगी, तो ये आर कैप की डायरेक्शन में ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ अपन हटा के, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अपन कहेंगे कि ई इंटू डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, इसका इंटीग्रेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हर जगह पे कांस्टेंट होगी, अगेन वापस से वही आर्गुमेंट है, क्योंकि हर पॉइंट है सिमेट्रिक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों आर डिस्टेंस पे, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, बस डायरेक्शन अलग हो सकती है। डायरेक्शन तो अपन ने देख ली रेडियल है, ऑलराइट, तो उसमें अपन ने कर लिया अकाउंटिंग। तो ई इंटू डी एस का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन नॉट, डी एस का इंटीग्रेशन कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई r²। अब ई कितना आ गया आपका आर डिस्टेंस पे, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर, और यही अपना फॉर्मूला होता था कॉलम्स लॉ। तो एक बहुत अच्छा डेरिवेशन हो गया, है ना। समझ में आया आपको। अपन और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। ये सब डेरिवेशन आप प्लीज खुद से ट्राई करो और प्लीज खुद से सोचने की कोशिश करो। मैं जो आगे बताऊंगा ना, मैं खुद से सोचने की क्या गॉसियन सरफेस चुन सकते हैं, क्योंकि वही चुनना होगा। आपके पास एक लीनियर चार्ज है प्लस क्यू में बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, सच दैट कि इसमें लैम्डा कॉलम पर मीटर इसकी चार्ज डेंसिटी है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि आपके पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक लाइन में चार्ज लगे हुए हैं, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब ये इन्फिनिट है, ऊपर नीचे इन्फिनिट तक जा रहा है ये, समझिए इतना, है ना। ऊपर नीचे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब हमने इतना बोला कि ये जो पर मीटर लेंथ इसका जो चार्ज है वो लैम्डा है, तो लैम्डा कूलम पर मीटर इसकी चार्ज डेंसिटी है। हमने बोला कि यार इसके ऊपर आप आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन दिया। तो अब अपन यहाँ पे सोचते हैं। तो पहली बात, गॉसियन सरफेस कैसा कंस्ट्रक्ट है। तो अपन जो इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं ना, उसको गॉसियन सरफेस बोला जाता है। उसको इस तरह से चुनना होता है कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि यार ये सारे पॉइंट्स, तो देखो गॉसियन सरफेस चुनने के कुछ तरीके होते हैं। आपको वो पॉइंट्स चुनने होते हैं जो सारे के सारे सिमेट्रिकली लोकेटेड हो, यानी एक ही तरह की उनकी बिहेवियर हो। तो एक ही तरह के बिहेवियर वाले कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, इस तरह के पॉइंट्स की। अगर अपन ने इस तरह के एक ही रेडियस पे पॉइंट्स लेना, आर डिस्टेंस पे फाइंड करना था जैसे, तो अपन शायद कुछ कर सकते हैं, है ना। अब गॉसियन सरफेस क्लोज होनी चाहिए। अब अपन ऐसा क्या क्लोज सरफेस चुन सकते हैं जिससे काम हो जाए। क्या स्फेयर चुने, स्फेयर चुने में गड़बड़ हो जाएगी। स्फेयर चुनेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ये पॉइंट तो अलग अलग डिस्टेंस पे। तो हमें ऑब्वियसली चीज़ लग रही है कि सिलेंडर चुन लेते हैं। तो अपन ने ऐसा सिलेंडर चुन लिया एक, ठीक है, क्लोज सिलेंडर एक चुन लिया। ये क्लोज सरफेस है ना। जिन्होंने पहली बार पढ़ा है उनको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, कोई बात नहीं, तो मैं प्रैक्टिस के साथ डाइजेस्ट हो जाएगा, घबराओ मत, है ना। हर बंदे को जब नई चीज़ पढ़ते हैं समझ में नहीं आती है, बार बार पढ़ोगे या क्वेश्चंस बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये अपन सरफेस चुनते हैं। अब ये क्यों चुनते हैं, तरीका है तो है, ये तो मैं बताऊंगा तभी कर पाओगे, सोचने से ये चीज़ नहीं पता चलती यूजुअली। अब अपन ने ये देखा कि इसमें क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो तुम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इस पॉइंट पे देखोगे, सब जगह सेम ही आएगी, क्योंकि इन्फिनिट चीज़ के ऊपर तुम कहीं भी देखो है तो ये एक ही चीज़ ना, इन्फिनिट है वो, तो ऊपर नीचे कहीं से तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि यूनिफॉर्म चीज़ है। तुम्हें पता ही नहीं, तुम इनफाइनाइट रोड पे चल रहे हो जो एकदम एक जैसी है, तो तुम्हें पता चलेगा क्या तुम कहाँ चल रहे हो, कितना पार हुआ है, नहीं पता चलेगा ना। मतलब कोई हाईवे पे हो जो एकदम सेम दिखता है, चारों तरफ सेम ही तरह के पेड़ है, तो तुम कभी बता ही नहीं सकते कि कहाँ पे पहुँच गए हो तुम। क्या समझ में आ रहा है। ऑलराइट, तो अपन यहाँ मान लेते हैं रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। रेडियल क्यों होगी, वापस से सिमेट्री आर्ग्यूमेंट से कि अगर कहीं और अगर फील्ड आपकी इधर उधर होती तो अपन रोटेशन करके फील्ड अपनी चेंज हो जाएगी, और जबकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना। सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे एक बार इधर फील्ड आ रही, एक बार इधर फील्ड आ रही, 180 डिग्री रोटेट करके देख लो। तो यानी कि हम उस आर्ग्यूमेंट से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी रेडियल होगी। ऑलराइट, अब यहाँ की बात करें तो देखो, हमने वैसे जैसे पहला आर्ग्यूमेंट, तो आप कह सकते हो कि ऐसा कोई आपका आएगा ही नहीं कंपोनेंट। क्यों नहीं आएगा, वो आप ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि आपकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे इधर कोई कंपोनेंट आ रहा होता, तो आप इस चार्ज को उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। अब उल्टा किया तो भी चार्ज प्लस क्यू का माइनस क्यू तो हो नहीं जाएगा, प्लस क्यू ही रहेगा, है ना। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नीचे हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार ऊपर आ रही, एक बार नीचे आ रही, नहीं हो सकता। तो यानी इधर भी कुछ नहीं होगा। तो यानी इस सरफेस के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है ही नहीं, रेडियल है। अब रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर जा रहा है, जबकि फील्ड इधर है, तो 90 डिग्रीज पे यानी फ्लक्स जीरो, तो इसका फाई जीरो हो जाएगा, फाई 1 0। सिमिलरली इसका फाई 2 भी जीरो हो जाएगा। फाई आएगा केवल इस बाहर वाली चीज़ की वजह से। अपन निकालते हैं, तो अपन ये मान लेते हैं ये जो लेंथ है ये एल है, तो फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर दिस सरफेस। क्यू एनक्लोज कितना है, लैम्डा इंटू एल, है ना। एल इतना ही तो है, एल लेंथ है इसकी, और नीचे एप्सिलॉन नॉट ले लिया। अब फाई निकालना है। फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सब जगह सेम है। तो चलो लिख देते हैं तुम लोगों को, ठीक है। अब वापस से रेडियल है तो आर कैप कट के आपका हो जाएगा वो 1, ठीक है। तो वो मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, दिमाग में इतना रख लेना है अपन को कि अपन को यहाँ पे अपन जब एरिया वेक्टर निकालेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह रेडियल है, तो ये डी एस डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे ना, तो आर कैप कट के ई डी एस ही रह जाएगा। तो E आपका कांस्टेंट है क्योंकि हर जगह आर्ग्यूमेंट हमने किया था पहले सिमेट्री के बेसिस पे, तो E इंटू डी एस इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपका डी एस का इंटीग्रेशन कितना होगा, इस पूरी चीज़ का सरफेस एरिया, वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल। पढ़ा था अपन ने बचपन में सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, है ना।
कि आपके पास एक अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्डा उसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो उस पर अगर आप इस तरह का कंसिडर करोगे ना गॉसियन सरफेस, तो रेडियली ऐसे फील्ड जारी होगी जो आपकी होगी कितनी, लैम्डा अपॉन 2πε0r। अभी बच्चा है वीडियो में लेंथ, थोड़ा सा मैं और बना देता हूँ, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई यार ये, बट क्या है कि ये टॉपिक जो है ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है कि यार आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ता है ना, एक ही बार में। अब अपन बात करते हैं प्लेन शीट की। आपके पास जैसे एक शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, जिसमें आपकी सिग्मा सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी है, मतलब कि ये इन्फाइनाइट शीट है, पहली बात इन्फाइनाइट, दूर दूर तक है ना, और इसमें सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया है, मतलब कि इसमें अगर तुम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया उठाते हो तो उसमें सिग्मा इंटू, तो उसमें या 1 मीटर स्क्वायर का एरिया अगर उठाते हो या 1 यूनिट एरिया उठाते हो तो उसमें सिग्मा चार्ज है। ये बात बोल रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? अगर आप ए एरिया लेंगे तो सिग्मा इंटू ए चार्ज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे अपन वापस से ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस शीट के परपेंडिकुलर ही होगी। ऐसा कैसे प्रूव करेंगे कि अगर मान लो कि इस शीट का इधर उधर कोई भी कंपोनेंट होता, अब इस शीट को तुम रोटेट कर दो 180 डिग्री, क्योंकि ये शीट इनफाइनाइट है तो रोटेशन पे भी ये प्लस क्यू ही रहेगी, या इसकी सिग्मा सिग्मा ही रहेगी, है ना, कुछ शीट में चेंज तो नहीं हो जाएगा। तुमने इनफाइनाइट बड़ी चीज़ को रोटेट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक सफ़ेद कलर का कागज़ है बड़ा सा, जिसपे तुम बैठे हुए हो, बहुत बड़ा कागज़ है, और उसको किसने रोटेट कर दिया, है ना, या तुम एक रूम के अंदर हो और उसमें बहुत बड़ा सफ़ेद कलर का कागज़ है, इनफाइनाइट कागज़ है, तुम्हें आंख बंद करके किसी ने रोटेट कर दिया कागज़, तुम्हें पता चलेगा क्या कागज़ रोटेट हुआ है? पता चलेगा क्या? वो तो सफ़ेद है पूरा, नहीं पता चलेगा ना, वैसा कुछ। तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि यार फील्ड चेंज होनी चाहिए, जबकि हो रही है, इसके अकॉर्डिंग तो ऐसी हो जानी चाहिए, उल्टी हो जानी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि सेम चार्ज कन्फिगरेशन पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है? नहीं हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका कोई कंपोनेंट जो भी होगा इसके परपेंडिकुलर ही होगा। तो अब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी आ रही है कि इधर ऐसी होगी, इधर ऐसी होगी, ठीक है। ये आप प्लस सिग्मा इस तरह की इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इसको अगर आप साइड से देखोगे तो ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ये एक सोचने का तरीका है। इसकी वजह से इधर फील्ड आ रही होगी आपकी, और इसकी वजह से इधर फील्ड आ रही होगी। क्या समझ रहे हो इतना आप लोग? अब इसमें अपन क्या सरफेस एरिया चुने? तो स्फीयर तो चुन नहीं सकते, सिलेंडर कहाँ डालोगे? सिलेंडर अपन डाल सकते हैं, ऐसे तो नहीं डाल सकते, ऐसे सोचा जाए तो हाँ यार यहाँ सिलेंडर डल सकता है। अब सच बात यह है कि यार इसका गैस ही करना पड़ता है, आपको पहले से पता होगा तो भी कर सकते, वरना मुश्किल होता है। तो ये जैसे यहाँ पे कट करा है सिलेंडर। तो अब अपन देखते हैं कि यार इस बाहर वाले एरिया के थ्रू आपका फ्लक्स, हाँ अपन इस पे लगाते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है आपकी डिस्टेंस एक्स पर, और यहाँ पे आपका डिस्टेंस एक्स और है सेंटर ऑफ द शीट से, और यहाँ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, है ना। बाय द वे यहाँ पे मैं समझता हूँ कुछ बच्चों को समझ में नहीं आना, बंद हो गया होगा, दिमाग की बंद हो गई होंगी बत्तियाँ बहुत बच्चों की। सबके साथ होता है, घबराओ मत, है ना। ये एकदम से चीज़ नहीं आती है। आप पहले ये वीडियो देखोगे, फिर एक बार और देखोगे तो क्लैरिटी आएगी, फिर आप HCR में जाके पढ़ो, NCERT जाके पढ़ो, फिर वापस वीडियो देखो, फिर क्वेश्चंस लगाओ, ऐसे क्लैरिटी आती है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। तो अब अपन लिखते हैं कि इस पूरे सरफेस के थ्रू जो भी फाई है इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड इनसाइड इट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना होगा? इसके थ्रू फाई कितना होगा? ई ऐसे है और सरफेस भी ऐसे है, तो 0 हो जाएगा। समझ गए सब लोग? इसके थ्रू 0 है। इसके थ्रू कितना होगा? ई इंटू दिस एरिया। तो ये अगर तो मैंने आर रेडियस का लिया है तो पाई r² हो जाएगा इसका, ठीक है। इधर की बात करें तो इधर भी आपका ई इंटू पाई r² हो गया, ये फाई हो गया। क्यू एनक्लोज कितना है? सिग्मा इंटू पाई r²। तो क्या हो गया आपका ई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया आपका कि आपके पास अगर एक प्लेन शीट है इनफाइनाइट, उसके ऊपर आपका जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है दोनों साइड पे। इधर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस साइड, और इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस साइड। ऑलराइट। अब आप बोलेंगे कि भैया कांस्टेंट क्यों आ रही है? क्योंकि शीट इनफाइनाइट है, तुम कितना भी दूर चले जाओ वो तुम्हारे लिए इनफाइनाइट ही रहेगी। तो उसके लिए आपको ऐसा लगेगा कि एकदम स्ट्रेट ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बाहर की तरफ, ठीक है। अब इसका एक अप्रॉक्सीमेशन ये भी होता है कि अगर आप एक बहुत बड़ी शीट ले लेते हो, उसमें अगर आप एकदम सेंटर के पास में जाके निकलते हो ना, तो आपको वो बड़ा ही लगेगा कि यार बहुत बड़ा, जैसे एक बहुत बड़ा घर है, उसके आप बिल्कुल सामने खड़े हो तो ऐसा लगेगा अरे ये तो किला है, एकदम पर्सपेक्टिव वाली बात है। तो ऐसे केसेस में भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। बेसिकली इफ यू आर वेरी नियर टू अ शीट, और इफ द शीट इज वेरी बिग, देन यू कैन फाइंड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आप कह सकते हो। अब एक लास्ट केस है, एक कंडक्टिंग बॉडी के जस्ट बाहर क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, इसके जस्ट बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगर अपन इसको जूम इन करें तो ये फ्लैट होगा, है ना। और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन अपन कह सकते हैं
कि क्योंकि हम इसके बहुत पास हैं तो उस सेम आर्ग्यूमेंट से अपन कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जस्ट पॉइंटिंग बाहर होगी, है ना। तो एक कंडक्टर अगर आपके पास है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू इट्स इमीडिएट सरफेस होती है। ये एक प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो। तो अब वापस से अपन यहाँ पे बनाते हैं अपना गॉसियन सरफेस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ई मान लो, अब यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। क्यों, मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे जीरो, ठीक है। तो अब लगाते हैं, इस बाहर वाले सरफेस के थ्रू कितना होगा आपका फ्लक्स, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और सरफेस भी ऐसे, अंदर की तरफ तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सरफेस के थ्रू जीरो हमने बताया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं कंडक्टर में। और इस सरफेस की तरफ कितना है, ई इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। सिग्मा इंटू पाई स्क्वायर क्या है, यहाँ पे जो चार्ज एनक्लोज्ड है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपके पास एक कंडक्टर है जिसके ऊपर सिग्मा सरफेस डेंसिटी का चार्ज है, ठीक है, और उसके जस्ट इमीडिएट बाहर अगर आप देखते हो किसी भी पॉइंट पे, तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट फील्ड आती है। अब इसका भी एक प्रूफ है कि यहाँ पे इस कंडक्टर के जस्ट बाहर परपेंडिकुलर क्यों होती है, बट अभी के लिए आप फैक्ट मान लो कि कंडक्टर के जस्ट बाहर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है। ऑलराइट, सो आई होप आपको मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो हमने देखा गॉस लॉ होता क्या, फ्लक्स क्या होता है। फिर हमने ये देखा कि यार अपन एक पॉइंट चार्ज का कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने वहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया, सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए। फिर हमने ये देखा कि आपका एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसमें कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने देखा कि एक प्लेन शीट है अगर यूनिफॉर्मली चार्ज, उस पर कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि एक कंडक्टर उसके बाहर कैसे निकाल सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ। आपके पास एक चार्ज यहाँ पे क्यू है और इसके चारों ओर एक क्यूब लगा हुआ है। आपको बोला है कि इस चार्ज, और ये चार्ज इस कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, आपको बोला है कि इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स होगा निकालो, ठीक है। पॉज करके सोच के देखो। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि यार अपन अगर एक सरफेस अगर लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एनक्लोज चार्ज अगर क्यू हो, और अपन कोई सिमेट्री आर्गुमेंट ले सकते हैं, तो उससे अपन इसका निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन को क्या करना है, इसके चारों ओर अपन को एक क्यूब कंप्लीट करना है। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बना रहा हूँ। बेसिकली मैं इस क्यूब को कंप्लीट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैसी हो गया बट समझ में आ रहा होगा आपको। मैंने क्या किया कि इस क्यूब जो था, ये आपका क्यूब मतलब इसके आगे वाले एंड पे ये था, तो मैंने इसके चारों ओर, आठों ओर मैंने क्यूब लगा दिया। आगे भी लगा दिया, पीछे भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, उधर भी लगा दिया, नीचे भी लगा दिया, इधर भी लगा, समझ रहे हो। और ये क्यूब मैंने बीच में ले लिया, इस बड़े क्यूब के बीच में आपका क्यूब आ गया। समझ रहे हो क्या किया मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे क्यूब जो है ना, पूरा क्यूब जो है, उसके अंदर मैंने इस तरह से एक्सपैंड कर दिया, इमेजिनरी सर्फेसेस बना दिए सच दैट कि दिस क्यूब इज 1/8, है ना। इसके चारों ओर देखो 8 क्यूब्स है टोटल, कि ये जो ओरिजिनल क्यूब है 1/8 ऑफ द ओरिजिनल सरफेस हो गया। तो इस पूरे सरफेस के अगर अपन फ्लक्स की बात करें, वो इसके फ्लक्स का 8 टाइम्स होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसके थ्रू जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही थी, तो इसके पास अब 8 तरीकों से और निकल सकती है। इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी जा सकती है। तो अब उसके पास एस्केप करने के 8 वेज हैं। तो यानी कि इसका अगर 5 था नहीं, टोटल का 8 5 हो गया, इक्वल टू क्यू एनक्लोज। क्यू एनक्लोज कितना है, क्यू एप्सिलॉन नॉट ये, तो 5 इक्वल टू क्यू/8 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस एक क्यूब से 8/एप्सिलॉन नॉट निकल रहा था। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन होता है कि आपके पास जैसे एक बाउल है, बाउल में कितना आपका होगा अगर सेंटर पे क्यू पड़ा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, बाउल को कंप्लीट कर देंगे। हम बोलेंगे कि ओरिजिनल बाउल जो था उसके अंदर जैसे इस तरह से 5 आपका कुछ तो फ्लक्स रहा होगा, ठीक है, और ऊपर वाले में भी 5 निकलता, तो यानी कि टोटल 5 + 5 टोटल फ्लक्स हो जाता स्फीयर का। उसमें एनक्लोज चार्ज कितना है, क्यू, और नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो नेट 5 आपका हो जाता क्यू/एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि आप फ्लक्स निकालो इस बड़े हेमिस्फीयर में से, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, है ना। काफ़ी सारा कवरेज किया है हमने, इजी नहीं है ये चीज़। एंड ये सब क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए कि यार कई बार क्या एक सिंगल चार्ज पे फ्लक्स पूछ लेते कितना निकालो, तो उसमें से सिमेट्रिक कंप्लीशन से आंसर आ जाता है ना। हमने क्या किया, जैसे सिमेट्रिक कंप्लीशन करना था कि इसके थ्रू फ्लक्स निकालना था, तो हमने सोचा इसका तो हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है, क्योंकि गॉस लॉ तो क्लोज सर्फेस पे लगता है, तो हमने सर्फेस क्लोज कर दिया। कैसे किया, ऊपर ढक्कन रख के हमने बोला कि यार इसका आधा होगा आंसर, तो रिपोर्ट
कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।